नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम क्लास 7th का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है रेगिस्तान में जीवन, है ना। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के जीवन के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर में हम लोग रेगिस्तान में जीवन को पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, है ना। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे पता चला कि रेगिस्तान दो तरीके के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसका तापमान क्या है ना। तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंड या गर्म हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं, है ना। तो आइए हम सबसे पहले एक गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम एक ठंडे रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा गर्म रेगिस्तान यहाँ पे देख रहे हैं, सहारा रेगिस्तान है। इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बता रहा है कि यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है ना। तो इन दोनों तथ्यों को आप याद रखिएगा कि सहारा रेगिस्तान का जो एरिया है वो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है और वहीं भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो ये 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग सहारा रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेत के साथ साथ आपको चट्टानें भी देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, ये अफ्रीका का मानचित्र है। इस मानचित्र में आप सहारा मरुस्थल को देख सकते हैं, इसके विस्तार को भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसके मध्य से आपको कर्क रेखा गुजरती हुई दिखेगी और ये आपको टोटली देखा जाए तो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य में स्थित है और इसके बीच से ही आपको कर्क रेखा गुजरती हुई यहाँ पे दिखेगी, है ना। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा और ये किन किन देशों से घिरा हुआ है इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से अज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया, है ना। तो हम यहाँ पे एक जलवायु परिवर्तन का उदाहरण भी देख सकते हैं कि जो सहारा पर्वतस्थल था वो शुरुआती में ऐसा नहीं था, वो भी एक पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये एक शुष्क और गर्म प्रदेश में तब्दील हो गया। अब आइए हम लोग सहारा मरुस्थल का जलवायु पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती हैं। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है ना। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे आप देखेंगे कि आकाश बिल्कुल साफ होता है। तो वही बात यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो दिन होता है वो अत्यधिक गर्म होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं रातें जो होती हैं अत्यधिक ठंडी होती हैं। यहाँ पे तापमान आपको 0 डिग्री तक भी देखने को मिलता है रातों में।
तो इस तरीके का जलवायु हमें देखने को मिलता है सहारा रेगिस्तान में। यहाँ पे बता रहा है कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब हम सहारा रेगिस्तान के वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में पढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। वहीं प्राणी जात की बात की जाए तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। देखिए सहारा रेगिस्तान में मरुदान का एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। अब आइए हम यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं, है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा, बेदुइन एवं तुआरेग। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से वे पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुदान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ना। तो हम लोग यहाँ पे सहारा रेगिस्तान के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस बॉक्स में भी कुछ दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाती है वहाँ मरुदान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुदान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुदान ऐसा ही एक विशाल मरुदान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि टैफिलालेट मरुदान जो है वो मोरक्को में पड़ता है। आइए अपने टॉपिक में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग ने सहारा रेगिस्तान के लोगों के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा कि तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो तरीके के हो सकते हैं, ठंडा एवं गर्म। तो ऊपर अभी हम लोग ने गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ा जो कि सहारा था। अब आइए हम लोग ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बता रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंड हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े, तो उनको आप याद रखिएगा। जैसे कि लद्दाख की कारगिल में ऊंचाई लगभग 3,000 मीटर है, वहीं काराकोरम में 8,000 मीटर से भी ऊंचा है। वहीं तापमान की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है और रात का तापमान का देखा जाए तो -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तो हर समय लगभग -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तो ये सारे चीज हम लोग ठंडा रेगिस्तान यानी कि लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस मानचित्र में भी हम लोग लद्दाख को देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा कश्मीर और लद्दाख एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे
देख सकते हैं मानचित्र में। लद्दाख के बारे में और बता रहा है कि यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषारघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख के बारे में यहाँ भी कुछ बता रहा है कि लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब हम लोग लद्दाख के वनस्पति जात एवं प्राणी जात को पढ़ते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं प्लापर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ प्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। इस बॉक्स में बता रहा है कि चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है ना। तो हमने यहाँ पे लद्दाख के वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में पढ़े। आइए अब हम लद्दाख के लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से एवं लायामुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग से भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इस बॉक्स में क्या बता रहा है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बाला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनता है। इस फिगर में आप थिक्से मठ को देख सकते हैं, है ना। तो ये थिक्से मठ है, बौद्ध मठ है ये। लद्दाख के लोगों के बारे में और यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गुफा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदों की सैर एवं उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। इस चित्र में हम पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाओं को देख सकते हैं। इस बॉक्स में भी बता रहा है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कौन कौन से 4 दर्रे हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंगलाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को भी हम लोग ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारे 8th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर होगा, है ना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।